नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मृदा क्षरण जिसे हम इंग्लिश में सॉइल एरोजन कहते हैं और मृदा संरक्षण जिसे सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। मृदा क्षरण यानी कि मृदा को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचना, यानी कि जो मृदा अपनी जो जिस स्थिति में वो मौजूद है उस स्थिति से उस मृदा के अंदर भौतिक रूप से उसके जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो मृदा का नुकसान हो जाता है, क्षरण हो जाता है। यानी कि एक खेत से अगर मृदा जो उपजाऊ मृदा है वो अगर किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती तो वो भूमि क्या हो जाएगी, कृषि के योग्य नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम मृदा क्षरण के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा क्षरण होता क्या है, इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। मृदा के कणों का भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाने की प्रक्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसे मृदा अपरदन या मृदा का कटाव कह सकते हैं। तो मृदा क्षरण जो है जिसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं, और मृदा के जो कण होते हैं वो भौतिक रूप से क्या हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन इनको स्थानांतरित करने के अंदर मृदा के क्षरण को दो प्राकृतिक शक्तियां जो है, जो कि मृदा के कणों को क्या करती है, स्थानांतरित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। ये दो प्राकृतिक शक्तियां जो हैं वायु और जल है ना। वायु और जल, इन दो प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से ये मृदा का क्षरण होता है, ठीक है ना। जिसे अगर जल के द्वारा होता है तो इसको जलीय क्षरण कहते हैं, और यदि ये वायु के द्वारा होता है तो इसे वायवीय क्षरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक शक्तियां हैं जिनके माध्यम से मृदा जो है उसका कटाव होता है, मृदा का बहाव हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मृदा जो है वो चली जाती है, उड़ करके चली जाती है या बह करके चली जाती है। तो जब मृदा अपने स्थान से एक स्थान से वायु के द्वारा या जल के बहाव के द्वारा या वायु के बहने के द्वारा ये स्थानांतरित हो जाती है, तो मृदा को क्या मिलता है, मृदा का क्षरण होता है, और मृदा के क्षरण के कारण उस जगह की जो उर्वरा शक्ति है, जो मृदा उर्वरा शक्ति, जो उर्वरता है वो प्रभावित होती है। तो मृदा के उपजाऊपन के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मृदा के प्रतिकूल ऊपर पड़ने वाले, उर्वरा शक्ति के ऊपर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। कि ऐसे
तरीके अपनाए जाएं, ऐसे सिद्धांतों को काम में लिया जाए जिनके द्वारा मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मृदा क्षरण किसे कहते हैं, उसको परिभाषित कीजिए। तो मृदा के कणों का भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाने की प्रक्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसको मृदा का अपरदन कह सकते हैं, मृदा का कटाव कह सकते हैं। तो ये अपने आप भी होता है और इसको त्वरित रूप से भी किया जाता है। तो मृदा क्षरण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मृदा क्षरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन। तो मृदा क्षरण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राकृतिक मृदा क्षरण। नंबर दो, त्वरित मृदा क्षरण। ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो मृदा क्षरण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो मृदा क्षरण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसे हम प्राकृतिक मृदा क्षरण कहते हैं, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है त्वरित मृदा क्षरण कहते हैं। तो प्राकृतिक जो मृदा क्षरण, जिसे अपन नेचुरल सॉइल एरोजन कहते हैं, और त्वरित को एक्सीलरेटेड सॉइल एरोजन कहते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक मृदा क्षरण की। तो प्राकृतिक मृदा क्षरण जो है, जिसके अंतर्गत ये प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के द्वारा शनै शनै धीरे धीरे क्या होता रहता है, मृदा का क्षरण होता रहता है। मृदा जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है। यानी मृदा किसी स्थान विशेष में अगर पड़ी है तो उस मृदा के ऊपर की बात करें तो मृदा के ऊपरी भाग में शीर्ष मृदा होती है और शीर्ष मृदा के निचले भाग के अंदर अधो मृदा पाई जाती है। जब प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक कारकों के द्वारा, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जब मृदा का जो अपरदन होता है, जो उसका बहाव होता है, जो कटाव होता है, तो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा मृदा को जो नुकसान पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक मृदा क्षरण कहते हैं। ये मनुष्य के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता है। ये प्राकृतिक तौर पर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक शक्तियां जो होती हैं, जैसे वायु का प्रचंड वेग है या पानी का प्रचंड बहाव जो है, वो मृदा को क्या करता रहता है, शनै शनै धीरे धीरे बहा करके ले जाता रहता है। और ये धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्राकृतिक कारकों के माध्यम से ये चलती रहती है। तापमान के बढ़ने घटने और वर्षा ताप दाब के कारण क्या होता रहता है, इन पदार्थों की जो है मृदा के जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब ये कण किसी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थ की मात्रा की अनुपस्थिति होने की वजह से क्या होता है कि ये कण क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। इन कणों के बीच में जो चिपकाव है, जो उन कणों के बीच में ये कण बिखर जाते हैं, जो सतह आकर्षण बल जो इनके बीच में होता है, तो ये कणों के द्वारा जब ये कण ताप बढ़ने पर, नमी को खो जाने पर क्या हो जाते हैं, ये मिट्टी के जो कण है वो आपस में स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होने पर इन कणों को वायु के द्वारा और हवा के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
हवा चलती रहती है, पानी भी बहता रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये धीरे धीरे चट्टानों के टूटने फूटने से प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ये कण जो है, मिट्टी के कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जो प्राकृतिक शक्तियाँ जिसके अंतर्गत वायु और जल का जो भौतिक बल इसके ऊपर कार्य करता है, ये मृदा को स्थानांतरित करने के अंतर्गत उस अपना अहम भूमिका निभाता है। और जब प्राकृतिक रूप से मृदा का क्षरण होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। मनुष्य के द्वारा इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। जबकि हम त्वरित मृदा क्षरण की अगर हम बात करें तो इस त्वरित मृदा क्षरण के अंतर्गत जो पानी है, जब पानी जो बूंदों के रूप में जब गिरता है तो उन पानी के बूंदों के रूप में धरातल पर गिरने पर मिट्टी के अंदर मृदा के अंदर उपस्थित जो कण हैं वो उस बूंदों के गिरने की वजह से तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और ये गंदले पानी के रूप में बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो त्वरित रूप से जो मृदा का क्षरण होता है, इस क्षरण को रोकने के लिए हम मनुष्य क्या कर सकता है कि उपयुक्त प्रकार से उस भूमि का संरक्षण करें। मृदा का संरक्षण करने की विधियों को अपना करके क्या कर सकते हैं, त्वरित मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। सघन वृक्षारोपण कर सकते हैं हम, घास क्षेत्र बना करके, पेड़ पौधों को उगा करके हम इस त्वरित मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक तौर पर होने वाले मृदा क्षरण को रोका नहीं जा सकता है। ये प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जल वायु, इनके द्वारा होने वाला मृदा क्षरण है। और त्वरित मृदा क्षरण जो है ये किसी भूमि के ऊपर जो मृदा पाई जाती है उस भूमि के ऊपर जहाँ पर वनस्पति विहीन क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ अगर हम ऐसी बात करें, ऐसे क्षेत्र की बात करें जहाँ पर चरागाह होते हैं, उन चरागाह वाले जगह पर जो पशु चर कर आते हैं तो वहाँ पर जो घास फूस है, जो वहाँ की जो वनस्पति क्षेत्र है, उस वनस्पतियों को खा करके उसको वनस्पति उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, नग्न कर दिया जाता है, या वनस्पति विहीन क्षेत्र जब बन जाते हैं तो ऐसे में उस जगह पर अगर बरसात होती है, वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें क्या करती हैं, उस जगह पर जब गिरती है तो उनके प्रचंड प्रहार के कारण मृदा के जो कण हैं वो बिखर जाते हैं और बिखर करके तितर बितर हो जाते हैं और पृथक हो जाते हैं। और उन कणों का जब पानी को अवशोषित करने के लिए उनको जब समय मिल जाता है, जब वो पानी गिरता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पानी उस सतह के ऊपर आने लगता है और सतह के साथ साथ वो मृदा के कण बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसा कि हम बरसात के अंदर देखते हैं, वर्षा काल के अंदर जब वर्षा होती है तो शुरुआत में जब वर्षा गिरती है उस समय पानी की बूंदें जो होती हैं वो पूरी तरह से मृदा में समाहित नहीं होती है, लेकिन जब गिरती हैं तो उनके प्रचंड प्रहार के कारण क्या होता है कि मृदा के कण तितर बितर हो जाते हैं। जब जैसे जैसे पानी भरने लग जाता है और वो पानी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो ऐसे में मृदा की एक पतली तह भी क्या हो जाती है, वो साथ साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस प्रकार से जो मृदा का क्षरण होता है तो उससे मृदा के अंदर उपस्थित जो पोषक पदार्थों की मात्रा है, जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। और ये पोषक तत्व जो है उन पादपों को मिलने चाहिए, यानी कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उस मृदा के अंदर पोषक तत्व का होना जरूरी है। लेकिन जब मृदा का क्षरण हो जाता है तो ऐसे में ये क्षरण हमें नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हानिकारक होता है, ठीक है ना। परत क्षरण जो है उसकी अगर हम बात करें तो एक पूरी की पूरी परत के रूप में मृदा जो है बह करके एक खेत से दूसरे खेत या एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो बह करके चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर त्वरित रूप से एक्सीलरेटेड सॉइल एरोजन होता है और ये मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। और हम मृदा संरक्षण के सिद्धांतों को, मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं उनको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं
मृदा जलीय मृदा क्षरण। ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं कि जो मृदा का क्षरण है वो जल के द्वारा और वायु के द्वारा हो सकता है, ये प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो इन प्राकृतिक शक्तियों को देखें तो इन्हीं के द्वारा मृदा का क्षरण होता है। तो उसमें हम उसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे जलीय मृदा क्षरण, यानी कि जल के द्वारा होने वाला मृदा का क्षरण, या जल के द्वारा मृदा का कटाव होता है, या मृदा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो उसे अपन जलीय मृदा क्षरण कहते हैं। और इस जलीय मृदा क्षरण के अंतर्गत हम बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। बौछार, क्षरण, परत क्षरण, रिल क्षरण तथा अवनालिका क्षरण। तो जलीय मृदा क्षरण के जो हम प्रकार देखें कि किस किस प्रकार से ये जलीय क्षरण होता है, कि मृदा जो है वो पानी के द्वारा बहा कर ले जाई जाती है, या पानी के प्रवाह के कारण, तेज प्रवाह के कारण क्या होता है कि ये मृदा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। ये त्वरित प्रकार के मृदा क्षरण के अंतर्गत इसको रखा गया है, जलीय मृदा क्षरण। इसमें सबसे पहले हम बौछार क्षरण के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लैश एरोजन। दूसरा है परत क्षरण, जिसे हम क्या कहते हैं? शीट एरोजन। फिर है रिल एरोजन। फिर है इसके बाद में अवनालिका, गुल्ली एरोजन। तो यहां पर हम 4 प्रकार के जलीय मृदा क्षरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है बौछार क्षरण, यानी कि जब कभी भी हम बारिश होते देखते हैं तो बारिश जो है वो बौछार के रूप में, यानी कि नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में जब धरातल के ऊपर गिरती है, तो ऐसे में पानी की बूंदों के प्रचंड प्रहार के कारण ये मृदा के जो कण हैं वो एक तितर बितर हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और गंदले पानी के रूप में क्या हो जाते हैं, एक उस स्थान से बिखर करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षरण है उसे हम क्या कहते हैं? बौछार क्षरण कहते हैं, जिसमें मृदा की ऊपरी परत के जो कण हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं और अधो मृदा के जो कण हैं वो वहीं पर स्थिर रहते हैं। दूसरी प्रकार जो है परत क्षरण, जिसे हम कहते हैं जलीय मृदा क्षरण के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है उसे हम परत क्षरण कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक मृदा की छोटी सी एक पतली सी परत या एक फिल्म जो होती है या तह जो होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। जब पानी की बूंदें धरातल पर आकर के टकराती हैं और सीधे ही
मृदा जो है वो पानी की बूंदों के संपर्क में आता है तो उन पानी की बूंदों के प्रहार के कारण क्या होता है, मृदा के कण जब बिखर जाते हैं, जब बौछार क्षरण हो जाता है, उसके पश्चात क्या होता है कि ये पानी जो है वहाँ पर ठहरने लग जाता है, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लग जाता है और फिर पानी बह कर के आगे जाता है। तो ये अपने साथ साथ क्या करते हैं, पानी जो है अपने साथ मृदा की एक पतली तह को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इस प्रकार के मृदा क्षरण को या इस प्रकार के जलीय मृदा क्षरण को परत क्षरण कहते हैं, जो कि हानिकारक होता है और हमें दिखाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमारे लिए, ये मृदा के लिए बहुत हानिकारक होता है क्योंकि पूरी की पूरी परत बह करके चली जाती है तो उसमें पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और उस जगह की उर्वरा शक्ति जो है, जो फर्टिलिटी पावर ऑफ द सॉइल है, वो क्या डिक्रीज हो जाती है और ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो खेत में या किसी स्थान विशेष जगह पर जब पानी बरसात के समय पहले तो बूंदों के रूप में धरातल पर आकर के गिरता है, गिरने के बाद में वहाँ ठहरता है, ठहरने के बाद में वो उसका लेवल बढ़ता है और फिर बाद में उस पानी को बहने के पानी अपने साथ उस परत को बहा करके ले जाता है। तो पानी के बहने के कारण, बहाव के कारण मृदा का कटाव हो जाता है और इस प्रकार के क्षरण को क्या कहते हैं, परत क्षरण कहते हैं। तीसरा जो जलीय मृदा क्षरण का जो प्रकार है जिसको हम रिल क्षरण कहते हैं, तो रिल क्षरण भी एक प्रकार से जल के द्वारा होने वाला मृदा का अपरदन है, मृदा का जो कटाव है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ढाल होती है, यानी खेत के अंदर अगर हमने अभी हाल ही में खेत को जोत दिया है तो ऐसी जगह पर हाल ही में जुते हुए खेत में इस प्रकार का जो जलीय क्षरण पाया जाता है, जैसे रिल कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी नालियों का निर्माण हो जाता है। यानी ढलान वाले क्षेत्र पर जब बरसात का पानी आकर के गिरता है और वो बह करके जब जाता है ढलान में तो पतली पतली नालियां बन जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं और इस प्रकार से वहाँ पर मृदा का कटाव होता है और मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है और ये भी मृदा के उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। मृदा के कणों के स्थानांतरित हो जाने के साथ साथ उस पोषक तत्वों का भी स्थानांतरण हो जाता है और जब यही स्थान पर मृदा के अंदर बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण हो जाता है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम बात करते हैं जहाँ ढाल अधिक होता है या ढाल के समानांतर अगर हम जुताई करते हैं या हम ढाल के लंबवत अगर जुताई करते हैं तो इस प्रकार के क्षरण को रोका जा सकता है। लेकिन जब हम ढलान के हिसाब से देखा जाए तो ऐसी जगह जहाँ ढाल अधिक होता है, अधिक ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि रिल क्षरण के बाद में जब ये पतली नालियाँ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी अवनालिकाओं में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में मृदा का अधिक मात्रा में कटाव होता है और उस खेत के अंदर इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, जुताई के द्वारा इसको आसानी से हम इसको ठीक नहीं कर सकते। जबकि रिल क्षरण की बात करें तो रिल क्षरण तो क्या होता है कि यहाँ पर कम ढलान होता है, तुलनात्मक रूप से अवनालिका क्षरण की तुलना में रिल क्षरण के कम ढलान वाले क्षेत्र के अंदर रिल क्षरण होता है, जबकि इस तुलना में जहाँ पर ढलान अधिक होता है वहाँ अवनालिका क्षरण होता है। तो इसे हम जुताई के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जब अवनालिकाएं ज़्यादा बड़ी मात्रा में बन जाती हैं तो ऐसे में बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में क्या होता है कि मृदा का कटाव होता है और मृदा जो है, जो शीर्ष मृदा है वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो अधो मृदा है वो भी इसके साथ साथ निकलना शुरू हो जाती है, उसका भी कटाव होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के जलीय मृदा क्षरण को हम 4 भागों में बांटते हैं: बौछार क्षरण, परत क्षरण, रिल क्षरण और अवनालिका क्षरण। अब आगे की कड़ी में हम जलीय जो क्षरण है
उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। हो गया क्या? हेलो। तो आगे की कड़ी में हम मृदा, जलीय मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पहले कारक के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु। क्लाइमेट, मृदा गुण, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, वनस्पति प्रभाव, प्लांट इफेक्ट, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति, मानवीय कारक, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in the soil, man-made factor